गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। अभी उससे पूर्व हमने चर्चा की थी बांग्लादेश का गठन किस प्रकार हुआ और वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था को बच्चों अपनाया गया है। तो बात करें हम नेपाल की, तो बच्चों नेपाल भी पूर्व काल में एक हिंदू राष्ट्र रहा है, किंतु आधुनिक काल में यहाँ पर अनेक वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था चलती रही, बनी रही। संवैधानिक राजतंत्र काल में नेपाल में राजनीतिक दल तथा साधारण जन समुदाय स्वतंत्र एवं उत्तरदायी शासन की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो बच्चों, पूर्व में बताया जा चुका है कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, अर्थात जिसमें राजा का जो है शासन व्यवस्था होती है, राजा देश का प्रमुख होता है, उसके नेतृत्व में सरकार जो है उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो कुछ समय तक नेपाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी रही, लेकिन एक जन समुदाय द्वारा लगातार एक ऐसे शासन व्यवस्था की आवाज़ उठाती रही जिसमें जनता की भागीदारी हो। तो किंतु नेपाल नरेश ने सैन्य बल की सहायता से उन परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण लगा लिया और नेपाल में लोकतंत्र का मार्ग जो है बच्चों अवरुद्ध हो गया। नेपाल के साथ साथ एक और सुदृढ़ स्वतंत्र लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन किए जाने लगे, अर्थात आंदोलन किए गए कि देश में एक लोकतंत्र शासन की व्यवस्था हो। तो इस आंदोलन से प्रभावित होकर बच्चों 1990 में नेपाल नरेश ने नवीन लोकतांत्रिक संविधान की मांग को अंततः स्वीकार कर लिया, किंतु नेपाल में लोकतांत्रिक प्रशासन का कार्यकाल बहुत छोटा तथा समस्याओं से भरपूर रहा, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था नेपाल में सुचारू रूप से संचालित न हो सकी। तो 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी संगठन देश के अनेक भागों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में बच्चों अंततः सफल रहे। तो माओवादी क्या थे? माओवादी एक हिंसक आंदोलन था जिसमें वह नेपाल नरेश सत्तासीन अभिजन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह चाहते थे, अर्थात नेपाल नरेश के साथ उन्होंने एक विद्रोह किया। इसी कारण वहाँ पर बच्चों राज्य सेना तथा माओवादी गुरिल्लों के मध्य हिंसक युद्ध आरंभ हुआ। तो गुरिल्ला जो नीति है बच्चों, इतिहास के बच्चे जानते हैं, जो हमारे देश के प्रमुख मुगल काल में एक शासक हुए हैं महान शिवाजी। तो उन्होंने भी बच्चों गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करके मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसमें अचानक से वो मुगलों पर आक्रमण करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर माओवादियों द्वारा किया गया। तो नेपाल में कुछ समय तक त्रिकोणीय संघर्ष रहा। संघर्ष का एक कोण माओवादी तथा दूसरा कोण स्वयं बच्चों नेपाल नरेश के हाथ में था। तृतीय एक और जो पक्ष था बच्चों, वो था लोकतंत्रात्मक समर्थक। तो 2002 में राजा ने संसद को भंग करने का जो प्रशासन था बच्चों, उसको समाप्त करना पड़ा। अंततः नेपाल में थोड़ी बहुत लोकतंत्रीय व्यवस्था जो थी वो भी बच्चों समाप्त हो। इस प्रकार 2006 के अप्रैल माह में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में धरना प्रदर्शन हुए और संघर्षरत लोकतंत्र समर्थकों ने पूर्णतः दोबारा से पूर्ण जोश उत्साह के साथ अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः पुनः विवश होकर नेपाल नरेश को संसद में जो है इस व्यवस्था को मानने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने के लिए विवश होना पड़ा और संसद को वर्ष 2002 में उन्होंने भंग कर दिया। तो इस प्रकार अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व जो है बच्चों 7 दलों ने किया था, जिसको हम 7 पार्टी अलायंस अर्थात 7 दलों का एक गठबंधन जो नेपाल में लोकतंत्र शासन की व्यवस्था चाहता था, उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसको SPA के नाम से भी जाना जाता है। तो अब वर्तमान की बात करें तो नेपाल में लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था बच्चों स्थापित हो चुकी है। उस समय नेपाल अपने इतिहास के एक अनुपम काल या स्वर्णिम काल से गुजर रहा था। नेपाल की संविधान संरचना हेतु
एक संविधान सभा का गठन किया गया। जिस प्रकार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा ने एक संविधान की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार नेपाल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। यद्यपि कुछ लोगों की मान्यता है कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिससे नेपाल की आने वाली संस्कृति अपने गौरव में अतीत से जुड़ी रही। माओवादी आंदोलनकारियों ने भी सशस्त्र संघर्ष की नीति को त्याग कर 7 दलों के जो गठबंधन था बच्चों, उसमें अपनी प्रतिभागिता दी, अर्थात उसमें समर्थन किया उस गुट का जो 7 अलायंस था। तो माओवादियों की मांग थी कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाए, किंतु 7 दलों के गठबंधनों द्वारा प्रत्येक इस विषय को स्वीकृति प्रदान नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार जो नेपाल का भविष्य था वो प्रशासन की भूमि पर बच्चों प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन अंततः 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया और 2015 में नेपाल में अपने नवीन संविधान संशोधन की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया। आगे चर्चा करेंगे बच्चों श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। तो श्रीलंका के विषय में सर्वविदित है कि 1948 में वर्तमान समय तक यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्यरत है, किंतु श्रीलंका की भी समय समय पर कठिन चुनौतियों का बच्चों सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने चुनौतियाँ केवल राजतंत्र की नहीं, सैन्य तंत्र की भी थी। समय समय पर श्रीलंका का जातीय संघर्षों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी प्रथा एक अलग राष्ट्र की रही है। स्वतंत्रता पूर्व श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। एक बच्चों स्टेशन भी होता था, रेडियो जब चलती थी कि सिलोन, तो सिलोन प्रारंभ में श्रीलंका को कहा जाता था। तो श्रीलंका की राजनीति पर भी बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितैषी राजनीतिज्ञों का दबाव रहा है, क्योंकि सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या वहाँ पर बच्चों अधिक थी। ये लोग भारत से आए तमिल लोगों के विरुद्ध अपना व्यापक आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अब तमिलों की आवाजाही स्वतंत्रता पूर्व ही रही। सिंगली राष्ट्रवादियों की मान्यता है कि श्रीलंका मात्र सिंगलियों का ही देश है, इसमें तमिलों के लिए या बाहरी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। तो तमिलों के प्रति निरंतर उपेक्षा घृणित व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो 1983 के पश्चात बच्चों श्रीलंका में एक उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसको लिट्टे के नाम से भी जाना जाते हैं, जिन्होंने इस गुट ने इस जो तमिल संगठन था उसने सेना के साथ बच्चों सशस्त्र संघर्ष आरंभ किया, अर्थात हथियारों के साथ। और इनकी मांग थी कि एक तमिलों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग है बच्चों, उस पर लिट्टो का नियंत्रण था, जो ये भी एक आतंकवादी संगठन है बच्चों। तो श्रीलंका की उक्त समस्या भारतवासियों से जुड़ी हुई थी, तो भारतीय प्रशासन पर तमिल जनता का भारी दबाव था कि वे श्रीलंका में बसे तमिलों जो है उनकी रक्षा करें। तो इसलिए भारतीय सरकार ने बच्चों तमिलों के हितों के लिए श्रीलंका के प्रशासन से वार्तालाप के माध्यम से तमिलों की समस्याओं को समाधान करने में बच्चों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1987 में भी बच्चों भारतीय सरकार ने श्रीलंका की तमिल समस्या के साथ प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया है। तो भारतीय प्रशासन ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया है, जिस समझौते के तहत श्रीलंका सरकार ने तमिलों के संबंध जो है बच्चों सामान्य बनाने के लिए भारतीय सेना को वहां पर भेजा था। तो एक शांति सेना के रूप में भारतीय सेना श्रीलंका में बच्चों गई थी। जो भारतीय सेना थी उनको लिट्टो के साथ संघर्ष में फंस गई। तो वहाँ पर भारतीय सेना की उपस्थिति वहाँ के निवासियों को विशेष रूप से सिंगली भाषाई लोगों को मानने वालों को बच्चों रास नहीं आई, पसंद नहीं आई थी। तो श्रीलंका जनता द्वारा व्यक्तिगत संघर्ष में हस्तक्षेप
उसको समझ रही थी। तो 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना शांति स्थापना किए ही वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका की जो सिंगली नाम की वहाँ पर जातियाँ थी, उन्होंने भारतीय शांति सेना का बच्चों विरोध किया था। तो इस समय भी श्रीलंका जो है बच्चों विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जो उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो इसमें संघर्ष बच्चों अंततः जारी रहा और 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। तो श्रीलंका के संघर्ष तथा हिंसक परिस्थितियों के मध्य भी आर्थिक वृद्धि तथा विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त किया है। जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी, राजकीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपने विकास को आगे बढ़ाया है। जनसंख्या जो है उस पर नियंत्रण की बात करें तो उस पर भी श्रीलंका ने अच्छे से नियंत्रण लगाया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही सर्वप्रथम अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की नीति को अपनाया था। गृह युद्ध की विषम परिस्थितियों का सामना करने के उपरांत भी कई वर्षों तक श्रीलंका के प्रति व्यक्ति जो सकल गृह उद्योग उत्पादन दक्षिण एशिया में बच्चों सर्वोपरि रहा है। इसके अतिरिक्त संघर्षों और झंझावातों में श्रीलंका को लोकतंत्र की राज व्यवस्था के दीपक को बुझने नहीं दिया। अर्थात संक्षेप में चर्चा करें तो श्रीलंका ने अपने आर्थिक विकास को तीव्र गति से गति प्रदान की है, उसको आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में बच्चों एक और हमारा देश है, पड़ोसी देश, जिस पर चर्चा करेंगे। पड़ोसी देश हमारा है पाकिस्तान। तो आज बच्चों व्यक्तिगत राजनीति की घेराबंदी से बाहर निकलकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को दृष्टिपात करते हुए जो है मजबूत किया है। समय समय पर इस देश में संघर्ष होते रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इन क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हुए, लेकिन जातीय संघर्ष फिर भी चलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के बारे में चर्चा करें तो भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी कारण अधिकांश संघर्षों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध भारत से ही रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है बच्चों अच्छे नहीं रहे हैं। इन संघर्षों में सर्वप्रथम सर्वग्राही संघर्ष भारत और पाकिस्तान का ही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें तो बच्चों भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में रक्त रंजित संघर्ष हो चुका है। विभाजन के तुरंत पश्चात कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान हमेशा से विवादित रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहे हैं। 1947-48 के युद्ध के बाद 1965 के युद्ध में भी 1948 के युद्ध की परिणति जो है कश्मीर के दो भागों में विभाजित हुई, अर्थात कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि एक दूसरा हिस्सा भारत का हिस्सा कहलाया। तो जम्मू कश्मीर दो प्रांतों में बंट गया। दोनों देशों के मध्य एक नियंत्रण रेखा 1971 में बच्चों भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक ऐतिहासिक विजय भी प्राप्त की थी, जैसा हमने अभी पूर्व में उस पर अध्ययन भी किया था। किंतु कश्मीरी समस्या लगातार बनी हुई है बच्चों, जिसका समाधान अभी तक भी नहीं हो पाया है। तो सामरिक विषयों की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा शस्त्र प्रतिस्पर्धा में भी भारत पाकिस्तान के संबंधों में हमेशा से बच्चों तनावपूर्ण स्थिति रही है। 1990 के दशक की बात करें तो दोनों देशों में परमाणु शस्त्र तथा दागने वाली मिसाइलों का क्रय विक्रय किया जाता रहा है। तो परमाणु शस्त्र संग्रह की प्रवृत्ति ने दोनों देशों के मध्य आशंकाओं को और बड़ा कर दिया है। 1998 की चर्चा करें तो 1998 में भारत ने जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उसके कुछ समय उपरांत ही पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण करके भारत को जता दिया कि भारत से पाकिस्तान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच जो तनावपूर्ण स्थिति हमेशा से रही है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। भारत पाकिस्तान निरंतर
एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। विशेषकर सरकार जो पाकिस्तान की है वो भारत पर हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उनके लिए वह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, उनके लिए वह अनेकों प्रकार के गोले बारूद हथियार उग्रवादियों को प्रदान कराता है। तो पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी ISI पर बांग्लादेश तथा नेपाल के गोपनीय स्थलों से पूर्वोत्तर भारत तथा भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न लगने का आरोप लगता रहा है। तो भारत में जो भी आतंकी आक्रमण हुए बच्चों, उसमें अक्सर पाकिस्तान के जो सबूत हैं, पाकिस्तान के हाथ होने के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो हमेशा से हमें प्राप्त होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उस पर झूठ ही बोलता है और अपनी सफाई देता रहा है। तो पाकिस्तानी प्रशासन भारतीय सरकार तथा उनकी गोपनीय एजेंसियों पर सिंध तथा बलूचिस्तान की समस्या को और अधिक भड़काने का आरोप लगता रहा है। बात करें नदियों के जल विभाजन की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रही है। 1960 तक दोनों देशों के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से जो है एक संधि हुई है, जिसको सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। उस पर हस्ताक्षर दोनों देशों के हुए हैं। लेकिन इसके उपरांत भी सैन्य संघर्ष, जल सिंधु की जो संधि है उसकी व्याख्या तथा नदी के उपयोग की शर्तों में अभी भी बच्चों लगातार विवाद बने रहते हैं। इसके अलावा कच्छ के रण की सीमा को लेकर भी मतभेद रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि दोनों के बीच कोई विवाद जो है वो छोटा नहीं है। हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को लेकर, हथियारों को लेकर, आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान उन पर बच्चों खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है हमेशा ही संघर्ष और तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे भारत के अन्य पड़ोसी देश। धन्यवाद।